राहुल जी, असल बात ये है कि मोदी जी 24 घंटे राजनीति करते हैं, 24 घंटे हर पल राजनीति करते हैं। और ये मौका जो था, जो कोरोना के ऊपर सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, उनके साथ मीटिंग रखी थी, उसका बजाय कोरोना के ऊपर मुख्य बात करने के, वो तो आप देखिए सुर्खियों में कहीं ज्यादा बात आई नहीं। और मुद्दा ये बना दिया कि पेट्रोल का जो है प्राइस जो है मैंने गुजरात में कम कर रखा है और भाई कर्नाटक में कम कर रखा है, और दूसरे प्रदेश के लोग नहीं कर रहे। तो मोदी जी हमेशा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। अगर वो अपने भाजपा शासित मध्य प्रदेश को ही देखें तो वहां बहुत ज्यादा वैट है और प्रदेशों के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया। और वो हिट एंड रन वाली उनकी रणनीति रहती है, वो कह के चले गए, लोगों के पास मैसेज चला गया। अब जो अलग अलग मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं उनको कौन सुन रहा है? प्रधानमंत्री की बात तो सबके पास चली गई, एक मैसेज चला गया जनता में कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपना जो एक्साइज कम कर दिया, लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं जिसकी वजह से उनको काफी उनका क्रिटिसिज्म हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी की सरकार का, उस क्रिटिसिज्म को उन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया कि भाई मैंने तो एक्साइज खत्म कर दी। लेकिन अगर आप 2014 से पिछले 8 साल में अगर आप आकर के मतलब आंकड़े देखें तो एक्साइज में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। मुझे कोई बता रहा था कि 36 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो वो 36 रुपए जो केंद्र सरकार में जा रहा है उसका कोई जिक्र नहीं। अगर मोदी जी सच्चाई पसंद करते हैं और सच्चाई जनता के सामने रखना चाहते हैं तो उनको एक व्हाइट पेपर रिलीज करना चाहिए कि 2014 से पहले 2010 से लेकर के आज तक कितनी एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोल पे, 2014 के बाद कम हुई, ज्यादा हुई, और कितने हजार करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने इस एक्साइज के जरिए कमाया है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 8 साल में मोदी जी ने जो एक्साइज के जरिए पेट्रोल और डीजल में मोदी सरकार में रेवेन्यू आया है, वो मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार से भी 2 गुना बैठेगा या 3 गुना बैठेगा, इतना ज्यादा रेवेन्यू लिया उन्होंने। तो इस चीज की जो उनका मंशा जो थी वो कुछ और नहीं थी, कि उनका मंशा ये भी नहीं लोग कम करें, उनकी एक ही मंशा थी कि मैं एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करूं, जिसे कहते हैं कि वो उन्होंने स्कोर कर लिया, वो आगे बढ़ गए हिट एंड रन स्टाइल में। उसके बाद वो केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं भैया जी हमने तो पिछले 6 साल में एक एक नया पैसा नहीं बढ़ाया वैट का। तेलंगाना के कह रहे हैं कि जब से हम सत्ता में आए हैं 2014 से हमने एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। बंगाल की सरकार कह रही है कि हमारा 97,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास फंसा हुआ है, उसमें से आधा दे दे तो अगले 5 साल तक हम 1 रुपया नहीं लेंगे इस पे वैट वगैरह में। महाराष्ट्र की सरकार ने भी ऐसे ही कहा, 26,000 27,000 करोड़ रुपए उनका फंसा हुआ है। तो इन चीजों का कोई अर्थ नहीं, मोदी जी प्योर पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं करते। और वो अपने करके जो उन्होंने स्कोर करना था वो स्कोर करके वो आगे चले गए। अब आप और हम इस पर चर्चा करते रहेंगे कई दिन तक, लेकिन जिस जनता जो आम जनता थी उनके दिमाग में जो एक पॉइंट डालना चाहते थे वो उन्होंने डाल दिया। जी, बहुत विषय जो है विस्तृत हो चुका है, श्रीकांत जी ने भी जो बातें उठाई हैं। और अगर आप देखें तो जिस हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी और इसकी राजनीति चल रही है, तो जितने भी इदारे हैं आपका संघीय ढांचा पे चोट पहुंचेगी, वो चरमरा जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इससे कोई किसी को लेना देना नहीं। जो सच्चा स्टेट्समैन होता है, जिसे देश की परवाह होती है, वो ये देखता है कि भाई देश मजबूत होना चाहिए चाहे मेरी राजनीति खत्म हो जाए। लेकिन जो पेटी पॉलिटिशियंस होते हैं उनका ये रहता है कि भाई मेरी राजनीति चमकनी चाहिए चाहे देश कमजोर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो संघीय ढांचे के ऊपर जिस तरह से लगातार प्रहार हो रहे हैं वो देश के लिए खतरनाक है। उसके मतलब देश का क्योंकि हमारा देश बहुत, अगर आप पिछले 2000 साल का इतिहास उठा के देखें ना, कभी कभी एक रहा है, वरना 636 रियासतों में और पता नहीं कितना हमेशा बटा रहा है। या तो अशोका और चंद्रगुप्त के जमाने में एक था, या फिर अंग्रेजों ने एक कर दिया था उसको। और ये जो मुगल वगैरह भी चलाते थे ये भी एक तरह से संघीय ढांचा था, अलग अलग सूबों के अलग अलग वो होते थे सूबेदार। तो इस देश के संघीय ढांचा को वाकई में ही चोट पहुंचती है इन बातों से। और एक आप देखिए, अगर कोई सुलझा हुआ स्टेट्समैन हो तो वो इस तरह की बातें नहीं करेगा।
इसके अलावा आप दूसरे इदारे देख लीजिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, वो सारे भी कमजोर किए जा रहे हैं। और किसी भी देश के लिए उसके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो देश मजबूत होता है। अगर इंस्टीट्यूशंस उसके देश के कमजोर होने शुरू हो जाते हैं तो वो देश के भविष्य के लिए वो भी बात अच्छी नहीं मानी जाती। और एक बात जो डिस्कोर्स की कही, 28 चैनल बताए जाते हैं कि एक ही उद्योगपति के 28 चैनल हैं इस देश में। तो उन्होंने कल से चलाना शुरू कर दिया। 1-2 चैनल मैंने देखे थे और सवाल पूछने शुरू कर दिए विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से कि आप बताइए, आपने इतना ज्यादा जो वैट लेकर के कितने हजार करोड़ रुपए कमाए और उस पैसे का क्या किया। तो एक डिस्कोर्स शुरू हो गया कि बजाय इसके कि महंगाई के लिए कोई केंद्रीय सरकार से पूछे, लोगों को समझ में आ गया। और सुबह जो पार्क में आम आदमी जो सैर करने आते हैं, अगर उनके आप आज मैं गया था तो कमेंट्स मैंने सुने तो कह रहे थे वो सबके सब गाली दे रहे थे ममता को या उद्धव ठाकरे को और कह रहे थे देखो इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, मोदी जी तो कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी जो चाह रहे हैं उसमें वो कामयाब है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और आज के समय में जो है ना वो लड़ाई, जो राजनीति, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है उसमें माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करने की राजनीति होती है। जमीनें नहीं कब्जाई जाती आज की राजनीति में, माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाता है, आपके दिमाग पे कब्जा किया जाता है। और कब्जा क्या किया जाता है, एक तो आपको कन्विंस किया जाए, परसुएट किया जाए, और एक ये है कि आपके माइंड को हैक कर दिया जाए। तो आज के जमाने में होता क्या है कि एक आम आदमी बेचारा परेशान है, उसको 100 समस्याएं, घर की, गृहस्थी की, काम की, व्यवसाय की, नौकरी की, बॉस की। वो सुबह निकलता है थका मांदा, 7-8 बजे 9 बजे घर पहुंचता है, वो टेलीविजन खोल देता है, उसको जो परोसा जाता है उसको बिना उसके ज्यादा गहराई में जाते उसी को वो सच मान लेता है। और लगातार नैरेटिव क्रिएट होते जा रहे हैं जैसा ये चाह रहे हैं। और हमेशा से जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी रही है जीत उसकी हुई है। आप देखें इब्राहिम लोदी तो बहुत जबरदस्त इतिहास में एक बादशाह हुआ है, और वो 1-1.5 लाख की फौज लेके खड़ा हो गया जब पानीपत के मैदान में। सामने से बाबर आया तो उसकी तो 5-10 हजार की फौज थी, तो उसको लगा कि अरे वो क्या है, बाबर को तो हम 1 घंटे में हरा देंगे पानीपत के मैदान में। लेकिन बाबर एक नई टेक्नोलॉजी ले आया, वो 2 तोप ले आया, और जब वो 2 तोपें दंदरानी शुरू हुई तो इब्राहिम लोदी के जो हाथी घोड़े वापस से अपनी फौज को कुचलते हुए दौड़ लिए। तो 15 मिनट में, 20 मिनट में इब्राहिम लोदी जो है वो बड़ी सेना होने के बावजूद भी हार गया। तो श्रीकांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन है जो इस्तेमाल कर रहे हैं माइंड हैकिंग के लिए या माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, वो जो है ना जैसे पुराने तलवार और भाला लेके लड़ाई लड़ रहा है और एक तोप ले आया, वैसा ही फर्क है ये भी। तो जो विपक्ष है या जो लोगों की आवाज उठाने की जो जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, वो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं कि वो सच को अपने सामने रख सके, लोगों के पास तक ले जा सके अपने मैसेज को। और ये प्रशांत किशोर ने जो है अभी कांग्रेस को एक प्रेजेंटेशन दी थी, मुझे उसमें सबसे अच्छी बात यही लगी थी जब उसने कहा कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिससे कांग्रेस का मैसेज देश के 50 करोड़ लोगों में प्रतिदिन जाएगा सफलतापूर्वक। तो ये बहुत बड़ी आज के समय में जरूरत है जो भी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, वरना उसके बाद जनता तक पहुंचेगी नहीं, उसको कोई सीरियसली लेगा नहीं, बल्कि गाली दी जाएगी। महंगाई बढ़ने के लिए भी अब विपक्षियों को, इवन राहुल गांधी को गाली दी जा रही है कि राहुल गांधी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। और जो लोग सत्ता में नहीं है, जिनका कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, उनको गाली दी जा रही है। तो नैरेटिव सेट कर दिया, अब क्या किया जाए, अब संकट इससे बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।